हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो लो जी, आप लोगों के डिमांड और आप लोगों की फरमाइश को देखते हुए आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 यानी कि व्यवसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये एमसीक्यूज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लोगे तो इससे आपका मॉडल पेपर भी क्लियर हो जाएगा और आपका इससे एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो, व्यवसायिक वातावरण यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको इसमें उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर का डिटेल समरी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा, जो मेन पॉइंट्स आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग को वो मेन पॉइंट्स याद रखना है, समझना है कि उसका मतलब क्या है, और जितने भी एमसीक्यूज करवाऊंगा यानी 8 से 10 एमसीक्यूज उसको कर लेना है, बस हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर का मतलब जो ये बोल रहा है हम लोगों को, क्या बोल रहा है भाई, प्रबंध और व्यवसायिक वातावरण यानी मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। अब एक्चुअल में ये समझ लो कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट जिसका मतलब है व्यवसायिक वातावरण जो है वो इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल में बस अभी आपको इतना समझना है कि वातावरण का मतलब होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो दृश्य या अदृश्य होता है, कोई भी ऐसा चीज जो विजिबल या इनविजिबल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपको इफेक्ट करता है तो वो इन्वायरमेंट है। सेम ऐसा ही एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के अंदर का कोई भी ऐसा चीज, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के बाहर, बिजनेस के आसपास का कोई भी ऐसा चीज जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिससे बिजनेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जिससे व्यवसाय का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, या जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इन्हीं चीजों को व्यवसायिक वातावरण कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या क्या ऐसा चीज है सर जो एक बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत सारा ऐसा चीज है जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है। आया समझ में, कई सारा चीज है। जैसे मान लो एक बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस का एरिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी, प्रोडक्शन करने का तरीका, बाजार, प्राइस, कंज्यूमर्स, सरकार का फैसला, नियम कानून, पर्यावरण, कैपिटल, बहुत सारा चीज है भाई, इन्वेस्टर्स, बहुत सारा चीज है जो एक बिजनेस को इफेक्ट करता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जितना भी व्यवसाय का वातावरण है यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, ये जितना भी व्यवसायिक वातावरण जो है, इसको बिजनेस बोल दिया कि भाई देख हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगा सूक्ष्म और एक होगा व्यापक, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब अंदर, एक बिजनेस है, ध्यान से समझना, इंटरनल मतलब भाई अंदर, सूक्ष्म मतलब छोटा, एक बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर का जो भी चीज होगा वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। और एक बिजनेस है, क्या है भाई, एक बिजनेस है, इस बिजनेस के बाहर का जो भी चीज होगा, बिजनेस का किसका भाई, बाहर का चीज जो भी होगा, बिजनेस का ये बाहर का चीज जो भी होगा, इन बाहर चीज को बोला जाएगा व्यापक यानी कि बाह्य। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, जो मन करे बोलो, बस इतना याद रखना, बिजनेस के अंदर है तो इंटरनल है, आंतरिक है, बिजनेस से बाहर है तो एक्सटर्नल है यानी कि बाह्य है। आगे समझ में, इतना ही याद रखना है। क्या इसमें रॉकेट साइंस क्या है जानना इसमें, इस चैप्टर में जो इसको उतना ज्यादा हुआ बना के रखे हैं आप लोग, कुछ नहीं करना है, जितना हम बोल रहे हैं उतना पढ़ो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब इसको एकदम डिटेल्ड में इसके समरी को समझते हैं। अगर देखो आप लोग को दिखा रहे हैं और इसको अब हम एक बार जूम करके भी अभी दिखाएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लो। तो देखो यहाँ क्या लिखा गया है, व्यवसायिक वातावरण के अंग यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दो इन्वायरमेंट बोले, एक इंटरनल यानी कि आंतरिक यानी बिजनेस के अंदर, और एक बाह्य यानी कि बिजनेस का बाहर, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्लियर है। अब चलो ध्यान से, अब इसको हम डिटेल्ड में आप लोगों को इंटरनल में दिखाते हैं, इंटरनल में क्या क्या आएगा, फिर एक्सटर्नल दो कैटेगरी पे आता है। एक्सटर्नल दो कैटेगरी पे, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, यानी कि एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा, ठीक है। चलो अब एक एक करके इसको समझाते हैं। सबसे पहले अंदर का चीज, तो देखो अभी जो ऊपर में समझाएं सेम वही चीज यहाँ पे समझाने के लिए मेंशन है, यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं आप,
देखो वही चीज है यहाँ पे, व्यवसायिक वातावरण के अंग यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स। एक होता है हम लोगों का माइक्रो इंटरनल, इंटरनल यानी आंतरिक, और एक होता है एक्सटर्नल यानी बाहरी। हम इसी चीज में आप लोग को समझा रहे थे कि ये जो एक्सटर्नल होता है इसमें दो चीज आता है। इसमें एक होता है हम लोगों का माइक्रो इन्वायरमेंट आता है, और एक होता है हम लोगों का मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि व्याप्ति और समष्टि, जो इकोनॉमिक्स में भी होता है। अब देखो हम लोग अब जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हम लोगों का इंटरनल है, इंटरनल में क्या क्या चीज आता है उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो देख लो, एक इंटरनल इन्वायरमेंट में जो है वो ये चीज आता है। क्या क्या आता है भाई? आंतरिक में उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अंदर पाया जाता है। नीतियां बनाना, पॉलिसी बनाना बिजनेस के अंदर होता है। संगठनात्मक ढांचा यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिजनेस के अंदर है। प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कि मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर किया जा रहा है। प्रोडक्शन प्रणाली यानी कि उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर हो रहा है। उत्पाद क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन को बढ़ाना बिजनेस के अंदर हो रहा है। मानव संसाधन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कर्मचारियों को काम पे लगाना, देखना कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, बिजनेस के अंदर होता है। भौतिक और तकनीकी संसाधन, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस यानी कि माल मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी, ये सब बिजनेस के अंदर है। बताओ क्या दिक्कत है इसको याद रखने में? बिजनेस के अंदर है इंटरनल, बिजनेस के बाहर है एक्सटर्नल। हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। तो देखो ये जो मेरा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? तो बोले भाई माइक्रो होता है एक, और एक होता है हम लोगों का मैक्रो। तो भाई माइक्रो में, माइक्रो मतलब छोटा, बिजनेस के बाहर जो छोटे छोटे लोग हैं। छोटे छोटे का मतलब ही नहीं कि हाइट कम है, नहीं बाबा, छोटे छोटे का मतलब है जो इंडिविजुअली पाए जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पाए जाते हैं। जैसे ग्राहक यानी कि कस्टमर्स, सप्लायर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, पब्लिक हो गया, और मार्केट हो गया। मार्केट का मीडिएटर्स, वो मार्केट मीडिएटर्स का मतलब ये भाई क्या नाम है इसका? एजेंट हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सब चीज। इंडिविजुअल एजेंट एक होता है, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया। इसके बाद बाजार का कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिस्पर्धी हो गया। ये सब इंडिविजुअल है, एक एक है, इंडिविजुअल है। तो ये हो गया बीएसटी। और समष्टि में सब सब यानी बड़े साइज पे, जैसे आर्थिक वातावरण यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण यानी पूरा समाज, राजनीतिक मतलब पूरा सरकार हो गया, वैधानिक वातावरण यानी पूरा लीगल नियम कानून हो गया आपका, प्रौद्योगिकी तकनीक यानी कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी हो गया। समझ में आया बच्चा? बिजनेस के अंदर होगा इंटरनल, बिजनेस के बाहर होगा एक्सटर्नल, बाहर में दो होगा माइक्रो और मैक्रो। हो गया, इतना याद रखना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझा रहे हैं, इस चीज को आप मेरा बात अच्छा से समझना। बात है 1991 से पहले का। कब का बात है भाई? सन 1991 से पहले। ध्यान से समझना इस चीज को। 19 हम लोग का भारत तो 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन भाई अंग्रेज लोगों ने तो हम लोगों को काफी हद तक लूट करके चला गया। हम लोगों का एक तो हम लोग को जात के नाम पे, पात के नाम पे बांट के चला गया, अमीर गरीब पे बांट के चला गया। अगर जो बचा कुचा था हम लोगों का धन, हम लोग को आर्थिक रूप से भी, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा डैमेज करके किया। तो इंडिया जो है आजाद हो गया 1947 में, लेकिन फिजिकली या तो फिर समझ लो कि इकोनॉमिकली भारत जो है वो इतना डेवलप नहीं किया था, इतना विकसित नहीं हो पाया था भारत। तब क्या हुआ था? धीरे धीरे बाजार भारत का जो है वो धीरे धीरे जो है भारत का व्यवसाय, भारत का बिजनेस जो है वो बड़ा हो रहा था। भारत का कंपनी जो है अब विदेशों में जाके बिजनेस कर रहा था, विदेशों का कंपनी भारत में आकर के बिजनेस कर रहा था। विदेश के लोग यहाँ कैपिटल लगा रहे थे, पूंजी लगा रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, और धीरे धीरे जो है वो भारत ग्रो कर रहा था। तो ये बात है सन 1991 का। याद रखना डेट जो हम बोल रहे हैं, जुलाई 1991, इस डेट को याद रखना। इस दिन भारत जो है वो एक नई आर्थिक नीति लेकर के आई थी। क्या लेकर के आई थी भारत? एक नई आर्थिक नीति। अब इसके बारे में बता रहे हैं। नई आर्थिक नीति लेके आई थी भारत, जिसको बोला गया है इंडिया का न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था क्या? ध्यान से याद रखना। ये भारत में जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना तो उस समय जो है 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, यानी 3 चीजों के ऊपर जो है वो काम किया गया। किन किन चीजों का? सबसे पहला डिसीजन लिया गया वैश्वीकरण का। सबसे पहला डिसीजन किसका लिया गया भाई? वैश्वीकरण का, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहले डिसीजन लिया गया वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। दूसरा डिसीजन लिया गया आपका उदारीकरण, उदारीकरण जिसको बोला गया है प्राइवेटिलाइजेशन। प्राइवेटिलाइजेशन। और तीसरा डिसीजन लिया गया आपका
निजीकरण। एक मिनट रुको रुको, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, रुक जाओ एक मिनट जी। उदारीकरण का मतलब निजीकरण, प्राइवेटिलाइजेशन नहीं होता है। उदारीकरण का मतलब होता है हम लोगों का लिबरलाइजेशन। ठीक है। और एक लास्ट डिसीजन लिया गया था निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटिलाइजेशन। अब क्या हुआ इन डिसीजंस में, आखिरकार भारत ये तीन चीजों को लेकर के क्यों आया? अब एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। किसका मतलब भाई? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? तो सिंपल बात है, वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि 1991 को जब ये नया आर्थिक नीति बना तो उस समय यह फैसला लिया गया कि भारत का जो व्यापार है उस व्यापार को अब विश्व के व्यापार से जोड़ा जाएगा। यानी अब भारत को जो है वो विश्व व्यापार के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए खोल दिया गया। अब विदेश के कंपनी आके भारत में बिजनेस कर सकते थे और भारत भी जो है वो विदेशों में जाकर के बिजनेस कर सकता था। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी जब एक देश का व्यापार दूसरे देश के व्यापार से मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस जब होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी सपोज कर लो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया को ये परमिशन मिल गया कि अब ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में कोने कोने पे जा करके जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकता है, विदेशी लोग आके यहां बेच सकता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े और विदेशी मुद्रा जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है वो आए। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद आते हम लोग लिबरलाइजेशन। क्या हुआ देखो, ग्लोबलाइजेशन से इंटरनेशनल बिजनेस सुधरता है। क्यों? क्योंकि यहां जो भी सामान बना वो तो विदेश चला गया, विदेशों से सामान यहां आया, तो ये तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हमारे देश के अंदर का जो घरेलू बाजार है, उस घरेलू बाजार को भी तो सुधारना पड़ेगा। अगर हमको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर है उनको भी तो मजबूत करना है। हमारे देश के बाजारों को मजबूत करना है, हमारे देश के उत्पादक हुए, विक्रेता हुए, सेलर हुए, इन सबको भी तो मजबूत करना है। हाँ सर, तो हमारे देश के अंदर का व्यवसाय को मजबूत करने के लिए उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन अपनाया गया। लिबरलाइजेशन का मेन मतलब था कि किसी भी बाजार में जो बिना मतलब का रिस्ट्रिक्शंस लगा है, बिना मतलब का जो भी प्रतिबंध लगा है, बेकार का प्रतिबंध, ऐसा प्रतिबंध जिसका होना ना होना एकदम बेकार है। मतलब जैसे मान लो कि जैसे कि मेरा बात का बुरा नहीं मानिएगा, बस हम समझा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस को थोपा जाता है। ए तुम लड़की है, तुम ऐसे नहीं बोल सकती है, तुमको ऐसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुमको 4 लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, तुम लड़की है, ये है वो है। बिना मतलब का उन लोगों के ऊपर, लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। जबकि उन प्रतिबंधों की वजह से लड़की लाइफ में जितना आगे उसको बढ़ना चाहिए उतना आगे वो बढ़ नहीं सकती है। और लड़की नहीं, और भी काफी सारी चीजों में जो है वो लड़कों पे भी जो है वो दबाव डाला जाता है। लेकिन लड़कों के मुकाबले भाई लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई लड़कियों के मुकाबले कांड तो लड़का करता है, लड़कियों के मुकाबले बदमाश तो ज्यादा लड़का है। तो भाई लड़कों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तुम घर से बाहर नहीं निकलेगा, तुम ये नहीं पहनेगा, तुम यहां नहीं जाएगा, तुम 2 लड़कियों के ऊपर घूरेगा नहीं, तुम बैठ के वहां पे गपशप नहीं करेगा, बड़ा मार मारेंगे। लड़का को समझाओ। लेकिन उल्टा होता है कि लड़कियों को ही हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाला जाता। खैर छोड़ो, ये अलग बात है। लेकिन मेन पॉइंट हम यही समझा रहे हैं कि उन दबावों के कारण, उन नियम कानूनों के कारण लड़की जो है वो खुल के कोई काम नहीं कर पाती है। सेम वैसे ही बिना मतलब का बाजारों पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी तुम चलेगा, तुम इस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तुमको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, तुमको इतना ये करना होगा, वो करना होगा, बिना मतलब का प्रतिबंध। जिसके वजह से जो बाजार में जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स लोग थे, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। यानी बिना मतलब का इतना ज्यादा नियम कानून। तो उन नियम कानूनों को या तो कम कर देना या बेमतलब के नियम कानूनों को हटा देना, ताकि अंदर का जो बाजार है वो बाजार अच्छा से चले। इसी चीज को उदारीकरण बोला जाता है, लिबरलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर? ठीक है सर। तीसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटिलाइजेशन। निजीकरण का मतलब सिंपल है, कोई भी ऐसा चीज जो प्राइवेट सेक्टर में था, जो सार्वजनिक क्षेत्र में था, जब वो सार्वजनिक क्षेत्र से हट के निजी क्षेत्र में चला गया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से हट के अगर कोई चीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाता है तो इसी को हम लोग निजीकरण बोलते हैं। यानी कि प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर में था, पब्लिक सेक्टर में
था, पब्लिक सेक्टर से हट के प्राइवेट सेक्टर में आ गया, यानी सरकार अब उसका मालिक नहीं है, कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो है उसका मालिक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे नवीन आर्थिक नीति में, जो जुलाई 1991 में बना था, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसको नोट डाउन करके अच्छा से लिखना। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, और ये थ्योरी वो थ्योरी इतना ज्यादा ये फलना ढिमकाना कुछ नहीं पढ़ना, जितना हम बताएं उतना पढ़ो, उतना याद रखो, ये चैप्टर निकल गया। ठीक, चलो सर ठीक है, अब इसका हम लोग एक एक करके एमसीक्यूज करते, क्योंकि भाई एमसीक्यूज तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। चलो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जो चीज हम अभी बताएं सेम वही चीज है। ये भारतीय वो जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बना था उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये चीज हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग हमको एक काम करना, तो इसको मैच करके आप लोग हमको इसका आंसर बताना। तो मतलब जैसे कि ये सूक्ष्म वातावरण है, तो ये किससे मिलेगा, माइक्रो इन्वायरमेंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपस में जो है इसको मैच करना, तो ये किस में होता है थोड़ा सोचना, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कमेंट करके बता देना, हम बता देंगे। ठीक, चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है सर जी, चलो आओ। एक पहला क्वेश्चन, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन, हम अभी बताएं कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जुलाई 1991 को, जुलाई 1991 को। ठीक है, दूसरा नंबर, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बिजनेस इकोनॉमी इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो देखो सिंपल सा बात है, आर्थिक वातावरण बोला, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोला, तो इकोनॉमी वाला सब चीज उसको इफेक्ट करेगा। आर्थिक वातावरण है तो आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास सब, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है तो इकोनॉमी पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ठीक है, हो गया समझ में। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन बोला नवीन आर्थिक नीति के 3 प्रमुख अंग है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। अभी बताएं, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, तीनों है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 4 नंबर में, भारत में उदारीकरण की नीति रही, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, इंडिया में लिबरलाइजेशन का पॉलिसी बहुत ही अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें से रिस्ट्रिक्शंस को या तो कम कर दिया गया या हटा दिया गया, जिससे यहाँ के जो है बाजार का जो है बहुत तेजी से विकास हुआ है। तो ये सफल रहा, यानी सक्सेसफुल रहा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिया, नियंत्रण कंट्रोल कम कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इनमें से कौन सी व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो याद रखना, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें जो है मेरा ये कर्मचारी जो है वो इसका हिस्सा नहीं होता है, एम्प्लॉय इसका हिस्सा नहीं होता है। हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, अनिश्चित होता है, इसमें रिलेटिविटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ये होता है, लेकिन कर्मचारी इसका अंग नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा आर्थिक वातावरण का एक घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कौन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है यहाँ से, तो भाई यहाँ से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। इकोनॉमी मतलब पैसा बचाओ, यानी कि बचत और निवेश, सेविंग्स करना और इन्वेस्टमेंट करना, ये इकोनॉमी में आता है। बाकी ये कुछ भी जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में, बस हो गया, इतना ही 7 क्वेश्चन था, ये इसका 7 क्वेश्चन का आंसर की है। इसके अलावे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमको बताना, हम वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को डेफिनेटली समझा देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।